एक सेकेंड, आई जस्ट शेयर। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ भैया। चलो ठीक है। उस दिन कैपिटलिज्म पढ़े थे, विच वाज वन टाइप ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब अर्थव्यवस्था किसी भी कंट्री का कैसा हो सकता है। तीन तरीके का हो सकता है, उसमें से एक पढ़ लिए थे, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये पढ़ लिए थे। अगला हो सकता है सोशलिस्ट। ये है, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या सीखा आपने कि सब अपने अपने खुद के मालिक हैं। बेसिकली इन शॉर्ट अगर बोले, सबके पास अपना खुद का प्रॉपर्टी राइट्स है, सब अपने मन से बेस्ट डिसीजन लेता है प्रॉफिट मोटिव को दिमाग में रखते हुए। प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ड्राइविंग फोर्स, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा हमने। और तीसरा जो था, दैट वाज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ अ इकोनॉमिक सिस्टम। तो अभी कैपिटलिज्म वाला चीज हो गया है, अब हम लोग ये दोनों कवर करते हैं, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। तो सोशलिस्ट का मैंने एक हल्का सा स्टार्ट कराया था पिछली बार, जो कि, तो सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसने दिया था? वो इस इंसान ने दिया था, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। सो ये दो लोग मिलके ये बुक लिखे थे, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि बहुत पहले पब्लिश हुआ था। इन दिस इकोनॉमी, तो बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कैसा होता है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, वो देखते हैं। हाय यू एंड अनिरुद्धो। सो वी आर कंटिन्यूइंग विथ चैप्टर वन का सेकेंड, सॉरी यूनिट वन का सेकेंड चैप्टर, जो जिसमें वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। अभी आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद सोशलिस्ट, तो यू हैव नॉट मिस्ड मच। सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इन दोनों लोगों ने दिया था, और वो क्या है देख लेते हैं। द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस एक्सेट्रा, सब कुछ, मतलब दुनिया में जो भी चीज है, एक कंट्री में, सॉरी, दैट विल बी ओन्ड बाय द एंटायर कम्युनिटी, रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। यानी किसी एक इंसान का नहीं है। पिछले में कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी था, उसमें मेरे पास अगर मेरा घर है तो वो मेरा घर है, मेरा फैक्ट्री है तो वो मेरा फैक्ट्री है, मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूंगा। सोशलिज्म में सब कुछ गवर्नमेंट का है, जो स्टेट है, जो कंट्रोल कर रहा है, उसका है सब कुछ। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। इसलिए इस चीज को हम लोग, दूसरा नाम ये है कमांड इकोनॉमी। जैसे उसका क्या था, आई थिंक उसका था लेजर फेयर इकोनॉमी, या ऐसा दो, और एक चीज था, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी और एक था लेजर फेयर। ये जो दो मैंने बोला था कि इट कैन, ये वाला फ्री मार्केट इकोनॉमी और एक लेजर फेयर। वैसे यहाँ पे व्हेन यू हैव सोशलिज्म, इट्स कॉल्ड कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ये दो नाम होता है। कमांड इकोनॉमी बिकॉज कोई एक इंसान या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका पूरा कमांड चलता है उधर। सेंट्रली प्लान यानी वही लोग सब प्लानिंग वैनिंग करते हैं, क्या प्लान करेंगे, कैसे क्या रिसोर्स एलोकेट करना है। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। मार्केट फोर्स का कोई काम नहीं है, डिमांड सप्लाई का कोई काम नहीं है यहाँ पे। जैसे कैपिटलिज्म में इट वाज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, वैसे यहाँ पे देयर इज नथिंग अबाउट डिमांड सप्लाई, देयर इज नो रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस इन द एलोकेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस। कोई भी चीज बांटने के लिए, बनाने के लिए कोई काम नहीं है मार्केट फोर्सेस का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेंस, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। या क्या बोल रहा था मैं? तो और एक चीज, हम लोग के दिमाग में इनिशियली जो उस दिन पढ़ा था, वही क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। हर एक इकोनॉमी को ये सॉल्व करना पड़ता है। क्या क्या थे एक बार बोल सकते हो? एक तो मैंने स्टार्ट कर दिया लिखना। So what to produce, how to produce, when to for whom to produce. और एक So what?
So, uh, like, so what provision should be made, sir? फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजन रखना है? प्रोविजंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ये 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो अभी भी ये दिमाग में रखना होगा। तो पिछले वाले में तो देख लिया था, ये सब आंसर हो जाता है। इसमें भी we'll have to look at these central problems as they call it are solved through planning under socialist economy। तो ये प्लान करता है, जो सेंट्रल, जो कंट्रोल कर रहा होता है, वही सब कुछ के बारे में प्लान करता है। सम important characteristics of this economy are कलेक्टिव ओनरशिप, किसी एक का कुछ नहीं है, सब मिलजुल के है सब कुछ। देयर इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फार्म्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेडिंग फर्म्स विच में रिमेन इन प्राइवेट हैंड्स। कुछ कुछ चीजों को छोड़ के बाकी मोस्टली जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, सब कुछ का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही है। As a result of social ownership, profit motive and self interest are not the driving forces of economic activity। तो अगेन मेजर डिफरेंस, इस बार हम लोग को प्रॉफिट ड्राइव नहीं करता। प्रॉफिट मोटिव इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स, जैसा कि पिछले वाले में होता था मार्केट इकोनॉमी में। द रिसोर्सेज आर यूज टू अचीव सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस बार हम लोग समाज को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स हमारा है, ना कि सिर्फ पैसा कमाना। फिर अगला, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या है कि देयर इज अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टू अकम्प्लिश सर्टेन गोल्स, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो प्लानिंग करना पड़ता है। तो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस जो मैंने ऊपर लिखा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन, हाउ, ये सारा जो है, ये वही जो भी अथॉरिटी होता है वो खुद लेता है ये सारा डिसीजंस को। यहाँ तक आई थिंक इट शुड बी ओके। देयर इज नो चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटलिज्म में आज आपके पास चॉइस है कि आपको कौन सा फोन खरीदना है, लेकिन इस केस में कोई चॉइस नहीं मिलेगा, सबको ऑलमोस्ट सेम चीज ही दिया जाएगा, ऐसा टाइप का। तो फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, कोई भूखा नहीं मर रहा, बट कंज्यूमर सोवरेनिटी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गवर्नमेंट खुद चूज करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर उनके पास है। तो इस बार ये नहीं हो रहा कि जो डिमांड हो रहा है वो प्रोड्यूस करेंगे। जैसे मैंने एक बार फोन का एग्जांपल दिया था, कीपैड फोन वर्सेस स्मार्टफोन, तो डिमांड से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बार। तो कीपैड फोन से स्मार्टफोन में इसलिए शिफ्ट हुए थे बिकॉज पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑफ स्मार्टफोन्स। तो जब डिमांड स्मार्टफोन की ज्यादा है तो लोग स्मार्टफोन प्रोड्यूस करेंगे, इफ यू आर इन कैपिटलिज्म। बट नाउ व्हेन यू आर इन सोशलिज्म, तो ये चॉइस है ही नहीं लोगों के पास कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। कंज्यूमर के पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वो क्या खरीद सकता है, उसको जो दिया जाएगा वो ही लिया जाएगा, वैसा है। सो देयर इज सेलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, देयर इज सम प्लान्ड प्रोडक्शन की यही चीज प्रोड्यूस होगा, इतना होगा। However, within that range, an individual is free to choose what he likes the most। तो हो सकता है कि 3 तरीके का फोन ऑफर कर दिया कि इन तीनों में चूज कर लो, ओप्पो, वीवो, ये वो। तो मतलब एक ही तरीके का हो गया ये सारा। तो मतलब सिमिलर सॉर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और फिर बोल देंगे कुछ एक चूज कर लो। ये मैक्सिमम ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारा ऑप्शन अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं होगा। अभी कोई अगर कैपिटलिज्म के अंदर बात करे तो सब कुछ अवेलेबल होता है, इसमें बहुत लिमिटेड कर देगा, या तो एकदम चॉइस देगा ही नहीं। ये दो ही केस है, या तो इट विल बी वेरी लिमिटेड चॉइस या ऑलमोस्ट नो चॉइस। द राइट टू वर्क इज गारंटीड, हर इंसान को काम मिलेगा। अगेन क्या काम कर सकता है वो, दैट गेट्स रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ कोई ऊपर से बोलेगा आपको कि क्या काम करना है, और वो डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, वो डिसाइड करेगा कि आपको क्या काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाँव में रहते हो तो आपको ये ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा कि आप शहर में जाके अच्छी जॉब करो या कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, काम मतलब पैसा कमाओ। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि उसको बोलेगा कि गांव में हो आप, चलो आप अपना खेत संभालिए, चलो प्रोडक्शन किया जाए राइस और ये सब का, खूब मेहनत करो, खेती करो, और हमको राइस बना के दो ताकि हम लोगों में बांट सके, आपको भी दे सके। इस टाइप का, देयर इज नो चॉइस ऑफ व्हाट टू, लाइक वेयर टू वर्क, ऐसा। दैट इज अनदर एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। तो कंज्यूमर चॉइस दोनों साइड से एब्सेंट है, क्या काम करे ये भी नहीं पता, क्या मुझे मिलेगा वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, दोनों जगह। क्लियर है? कंजम्पशन इज restricted as well as the work is restricted। consumption and work both are restricted with choices। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सो जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटलिज्म, कि कुछ लोग को बिल्कुल ही पैसा नहीं रहता और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं। देयर इज हाई
डिग्री ऑफ इक्वन इनकम इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी, वो चीज सोशलिज्म में नहीं देखने को मिलता. इट्स रिलेटिवली वेरी वेरी लेस. इट्स एन इम्पॉर्टेंट फीचर, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यही है एक्चुअली, कि इनकम इनइक्वालिटी नहीं रहता. तो सोशलिज्म मतलब सबको साथ लेके चलने वाला, अगर शॉर्टकट में बोले तो. ठीक है. So the differences in income and wealth, they are narrowed down by lack of opportunities to accumulate private capital. यानी किसी को अगर, मान लो मैं अगर अमीर बनना चाहता हूँ, तो मैं तभी बन पाऊंगा ना कि अगर सपोज मेरे पास ऑप्शन है, आज मैं जो भी काम करूं, मेहनत अपना करूंगा उसमें जितना चाहे, और फिर मैं पैसा कमा सकता हूँ उधर. लोग स्टार्टअप करके पैसा कमाते हैं, अच्छा अच्छा कुछ बिजनेस आइडिया होता है, तो उसमें मेरे को फ्रीडम तो देना होगा, तभी मैं पैसा कमा पाऊंगा. अगर वो फ्रीडम ही आप मेरे से छीन लोगे और मुझे बोलोगे कि आप चलो खेत में काम करो, बिकॉज आप गांव से हो, आपके उधर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तो फिर मैं कभी अमीर बन ही नहीं पाऊंगा. और अगर आप किसी को ऐसा ऑप्शन दे ही नहीं रहे हो, तो अल्टीमेटली सब सेम लेवल पे ही आ जाएगा ना. यही बोल रहा है यहाँ पे कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट. आई अंडरलाइन दिस लाइन. देयर आर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्यूमुलेट प्राइवेट कैपिटल. अपना प्राइवेटली कुछ आप पैसा एक्यूमुलेट नहीं कर सकते. फिर educational and other facilities are enjoyed more or less equally, thus the basic causes of inequalities are removed. ये भी है कि एजुकेशन एंड ऑल ये सब ऑलमोस्ट फ्री ही रहेगा, या फिर सबके लिए सेम पैसा ही लगेगा. तो कोई ऐसे ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बन सकता और कोई ज्यादा गधा नहीं रह सकता वैसा. ऐसा नहीं कि स्कूल्स बहुत महंगे कर दिए, जहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है वो स्कूल बहुत महंगे, ऐसा नहीं. सारी स्कूल सेम है, सब कुछ सेम है. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंपेयर टू कैपिटलिज्म, जहां पे इनकम इनइक्वालिटी वाज अ मेजर डीमेरिट. कैपिटलिस्ट में इनकम इनइक्वालिटी वाज अ मेजर डीमेरिट. कोई भी अगर पूछे कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा दिक्कत, तो आप बोलोगे इनकम इनइक्वालिटी वाज द मोस्ट, या मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट. ठीक है. फिर मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट फोर्सेस, इन सब का कोई काम नहीं है. प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है बट ओनली हैज अ सेकेंडरी रोल. कैसा सेकेंडरी रोल है? एग्जांपल टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स. अगर बाई चांस बहुत ज्यादा कुछ जमा हो गया, तब अगर उसको एकदम, होता है ना एकदम सस्ते भाव में कोई चीज खत्म करना, वैसा टाइप का, कि कोई लेना ही नहीं चाह रहा है, तो फिर एकदम ही सस्ते भाव में किसी को दे देंगे कि 1 रुपए किलो राइस, वैसा टाइप का, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट स्टॉक, एक्यूमुलेटेड स्टॉक. तो सिंस एलोकेशन ऑफ productive resources is done according to a predetermined plan, the price mechanism as such does not influence these decisions. क्योंकि आप तो शुरू में सोच रखे हो ना कि इतना प्रोडक्शन होगा, और उस प्रोडक्शन में से इस फैमिली को इतना देंगे, इस फैमिली को इतना देंगे, इतना ही देंगे. तो कोई प्राइस का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे. तो बस प्राइस लास्ट में तब काम आ सकता है अगर बाई चांस कुछ प्लानिंग में हल्का फुल्का इधर उधर गलती हो जाए और थोड़ा स्टॉक मेरे पास बच गया, तब उस स्टॉक को सल्टाने के लिए मैं कुछ एक प्राइस मैकेनिज्म वहां चालू कर दूंगा कि अच्छा ये चीज मैं देना चाह रहा हूँ, किसी को लेना है तो इतने रुपए में आके ले लो, वैसा. So these are all the characteristics. Last one is absence of competition. If you remember, competition was also the major merit. It was a merit of capitalism. क्योंकि कंपटीशन होने का मतलब ही सब लोग अपना मतलब बेस्ट देंगे ना. अगर आपको पता है कि कंपटीशन है ही नहीं, तब तो आप एकदम लेड बैक अप्रोच, मतलब आराम से जाओगे, आपको जो काम दिया गया है, मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे. सबको बोल रहे हैं खेती करो, आपको मन किया तो करेगा, मतलब करोगे खेती, नहीं मन किया तो बैठे रहोगे धूप में ऐसे ही. मतलब कौन देख रहा है? क्योंकि आपको तो पता है कि एट द एंड मुझे तो सबके बराबर जितना मिलता है उतना ही मिलने वाला है, इनकम तो सबका सेम ही होने वाला है, तो मैं मेहनत क्यों करूं. सेम चीज जब कैपिटलिज्म में होता है, तब नहीं मेहनत करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जितना इनकम है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ हार्ड यू आर वर्किंग. तो ये एब्सेंस ऑफ कंपटीशन में क्या लिखा हुआ है? सिंस द स्टेट इज द सोल एंटरप्रेन्योर, देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन अंडर सोशलिज्म. यानी देखा जाए तो हर चीज का मालिक कौन है? स्टेट. ही इज द सोल एंटरप्रेन्योर, तो कोई और है ही नहीं मार्केट में, सारा बिजनेस का मालिक ही वो है, तो कंपटीशन किससे लगाएगा वो? उस तरीके से भी आप सोच सकते हो, जो कि काफी हार्मफुल है. अगर कोई भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, आइडियली उसका रेट ऑफ ग्रोथ शुड बी स्लो. अब देखते हैं मेरिट्स क्या है. मेरिट सबसे पहला, जो सबसे बड़ा डीमेरिट कैपिटलिज्म का था, वही सबसे बड़ा मेरिट होगा हमारे सोशलिज्म का. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम.
and provision of equal opportunities to help maintain economic and social justice. There'll be all these things, justice रहेगा, सबके पास equal opportunities रहेगा, सब कुछ सही है. That's one of the merit. ये मेरिट समझ आ रहा है? अच्छा, पहले मैंने ये पूछा नहीं, कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. कलेक्टिव ओनरशिप, इकोनॉमिक प्लानिंग जो कि कोई ऊपर से करता है, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, देयर इज नो चॉइस ऑफ व्हाट टू कंज्यूम या फिर कहाँ काम करे वो भी, फिर रिलेटिवली इक्वल होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक. प्राइस मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है, जस्ट कहीं कहीं पे काम आता है टू रिमूव एक्यूमुलेटेड स्टॉक. लास्टली देयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन बिकॉज एक ही इंसान है जो मालिक है हर चीज का, तो कंपटीशन कहाँ है. ठीक है, दैट वाज अ ब्रीफ समरी. देयर इज नो प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी, जस्ट थोड़ा पार्टली सोशलिस्ट में वियतनाम, चाइना, क्यूबा ये सब है, नॉर्थ कोरिया. मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म जो मैंने पहला पॉइंट बोल दिया ऑलरेडी. नेक्स्ट इज, इन लोग बोल रहे हैं रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल बिकॉज जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो काफी अच्छी से सब कुछ प्लान करता है, तो हो सकता है कि काफी अच्छी से फटाफट फटाफट ग्रोथ हो. ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं. वो क्योंकि जो प्लान करेगा वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप कम करो ज्यादा करो आपको तो सेम मिलने वाला है. Socialist economy is a planned economy. In a socialist economy, there will be better utilization of resources and it ensures maximum production. ये सारा मेरिट वाले साइड से बोल रहा है, पॉजिटिव साइड से सोच के बोल रहा है कि अगर सब कुछ प्लान तरीके से करोगे तो बेस्ट, मतलब जितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए वो होगा. समझ रहे हो, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट को एक एक चीज के बारे में पता है कि कौन सा क्या चल रहा है, तो वो सही से सब कुछ बेस्ट तरीके से हर चीज को इन प्लेस कर देगा, मतलब सही जगह पे सही इंसान को पहुंचा देगा, ऐसा बोल रहे हैं लोग. तो अगेन दिस इज ट्रू इन थ्योरी बट नॉट इन प्रैक्टिस. तो अभी थियोरेटिकली देयर विल बी कोई वेस्ट वेस्ट नहीं होगा, मतलब वेस्ट ऑफ ऑल काइंड्स आर अवॉइडेड थ्रू स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग. प्लान करके सारा वेस्ट और ये सब सब खत्म हो जाएगा. सिंस कंपटीशन इज एब्सेंट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन आल्सो. तो पिछले वाले में जैसे एक डीमेरिट ये था कि बिना मतलब का एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में भी पैसा खर्च हो जाता है, जिससे कोई ज्यादा प्रोडक्टिव काम हो नहीं रहा है ना, क्योंकि वो चीज तब करना पड़ता है जब कंपटीशन होता है. अब जब कंपटीशन ही नहीं है तो इस चीज का पैसा ही बच गया. तो यहाँ पे हम लोग इस चीज सोशलिज्म को एज अ पॉजिटिव एंगल देख रहे हैं, क्या क्या पॉजिटिव है. फिर इन अ प्लान्ड इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, बिजनेस फ्लक्चुएशंस आर eliminated and stability is brought about and maintained. तो that is another important point. अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंसान को बोला जा रहा है आप ये काम कर लो. फिर देर आर नॉट मच फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस साइकिल, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइक रिसेशन या कोई और चीज एब्सेंट है. रिसेशन इज एब्सेंट. रिसेशन वो होता है जब इकोनॉमी एज अ होल ग्रो करना बंद कर दे, मतलब वो थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा होता है, लोग का डिमांड कम हो जाता है, लोग की नौकरी चली जाती है, ये सारा चीज मतलब प्रोडक्शन ओवरऑल घट जाता है. दैट इज द सिचुएशन ऑफ रिसेशन. बट अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है तो मोर और लेस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा. इट्स लाइक अ कांस्टेंट चीज, मतलब स्टेबल सा रहता है अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएंगे. जबकि अगर कैपिटलिज्म में देखोगे तो हर कुछ साल में आ जाता है रिसेशन. अभी भी जैसे यूएस में देर आर इकोनॉमिस्ट हु आर प्रिडिक्टिंग अ रिसेशन वहां पे, मतलब इसलिए इफ यू सी द स्टॉक मार्केट्स दे आर आल्सो गोइंग डाउन अ बिट. दैट इज वन पॉइंट. सोशलिज्म में ये सब कोई बिजनेस साइकिल का दिक्कत नहीं होता है. द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव हेल्प्स द कम्युनिटी टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव मेंटालिटी एंड अवॉइड्स क्लास वॉर. यानी वो लोग सब मिलके एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं, ना कि एक दूसरे को मार के आगे बढ़ना चाहते हैं वैसा. तो कंपटीशन में ये होता है कि यू यू ट्राई टू राइज अप बाय पुशिंग अदर्स डाउन. यहाँ पे सबको साथ लेके चलने वाला ये मेंटालिटी है.
देयरफॉर इट इंश्योर्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि सब लोग अगर एक साथ लेके चलेंगे तो हो सकता है इट्स अ बेटर आउटकम. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलिज्म इंश्योर्स द राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल पीपल. ये पॉइंट अगेन ऊपर से सिमिलर ही है ये, आई थिंक समझ आ गया होगा. सबका स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम ही होता है, मिनिमम एक सबका सेम ही रहता है. Under socialism, the laborers and consumers are protected from exploitation by the employers and monopolies respectively. कोई exploitation नहीं होता है, overwork किसी से नहीं कराया जाता है अंडर सोशलिज्म. सॉरी, जिसको जितना काम मिला है बस उतना करो, वैसा है. दैट इज वन पॉइंट. लास्ट पॉइंट इज देयर इज प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी. यानी हर तरीके से देयर इज सिक्योरिटी फॉर एवरी इंडिविजुअल. कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है एजुकेशन वाइज सिक्योर्ड है, हेल्थ सिक्योर्ड है, फूड वाइज वो सिक्योर्ड है, शेल्टर वाइज वो सिक्योर्ड है. मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो गया ना कि सब कुछ उसको मिलेगा. एंड दिस मेक्स द सिटीजन्स फील सिक्योर. ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है. तो बेसिक जो भी चीज चाहिए तो प्योर पूरा सोशल सिक्योरिटी दिया हुआ है सबको. कोई दिक्कत नहीं है. मतलब हेल्थ रिलेटेड इशू होगा तो भी देख लिया जाएगा फ्री में, एजुकेशन फ्री है, फूड शेल्टर सब कुछ मिल जाएगा बराबर सबको. दैट इज हाउ सोशलिज्म वर्क्स. एनी क्वेश्चंस? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, डीमेरिट्स पे चलते हैं फिर. क्या खराबी है? खराबी तो है बहुत सारी. क्या क्या है? इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम. एक तो वो कि मुझे अगर फोन लेना है एप्पल का तो नहीं मिलेगा, है ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं होता है. तो देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. क्या खरीदें उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है. फिर कहाँ काम करे उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पैसे वाला बनूं मेहनत करके तो नहीं बन सकता. तो सोशलिज्म इन्वॉल्व्स द प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड द रिजल्टिंग इनएफिशिएंसी एंड डिलेज. तो देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन जो हो सकता है, रिजल्टिंग इनएफिशिएंसी एंड डिलेज. तो करप्शन कहाँ हो सकता है? मान लो स्टेट कंट्रोल्ड है तो स्टेट वाले लोग पैसा वैसा जो होगा या फिर सामान है वो अपने पास ज्यादा जमा कर लेंगे, ऐसा टाइप का. देयर कैन बी दिस प्रॉब्लम ऑफ फेवरेटिज्म. लाइक मेरा अगर अच्छा कनेक्शन है स्टेट वाले लोगों के साथ, मेरे मामा है मान लो उधर जो कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो मुझे ज्यादा चीजें देंगे, बाकी लोगों को कम देंगे, ऐसा. तो मतलब दिस थिंग कैन हैपन इन सोशलिज्म. कुछ लोग ज्यादा फेवरेट हो जाएंगे, उनको सब कुछ बेटर बेटर मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलिज्म टेक्स अवे द बेसिक राइट सच एज द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. मैं कहाँ रह रहा हूँ, मेरा फैक्ट्री, मेरा कोई भी जमीन, कोई कुछ मेरा है ही नहीं, तो देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट स्पेस सो टू से. It will not provide necessary incentives to hard work in the form of profit. There is no incentive to work hard, है ना. पता है कि कोई फायदा नहीं है. क्यों हो? कोई सब लोग आप आराम आराम से काम करेगा, कोई हार्ड वर्क करेगा ही नहीं. Administered prices are not determined by the forces of market on the basis of negotiation between buyers and sellers. There is no proper basis for cost calculation. In the essence of such practice, the most economic and scientific allocation of resources and the efficient फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम आर इम्पॉसिबल. मतलब अगर कॉस्ट प्राइस कुछ है ही नहीं तो फिर एफिशिएंटली बेस्ट तरीके से वो वर्क कर ही नहीं सकता कभी भी. ये बोल रहा है. अगर देयर इज नो प्रॉपर बेसिस फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन एंड देयर इज नो फोर्सेस ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ विच दे डिटरमाइन द प्राइस, अगर ये दोनों चीज नहीं हो रहे, मतलब ना तो प्राइस डिटरमाइन हो रहा है, प्राइस डिटर्मिनेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, एंड एक और चीज क्या नहीं है, कॉस्ट कैलकुलेशन. ये दोनों ही नहीं हो रहा है. सीधा बस कुछ एक ऊपर से कोई लोग प्लान करके सब कुछ एलोकेट कर देते हैं. तो ऐसा कंडीशन में वी कैनॉट एक्सपेक्ट दैट द रिसोर्सेस विल बी एलोकेटेड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर. तो एफिशिएंट फंक्शनिंग होना बहुत मुश्किल है. स्टेट मोनोपोलीज created by socialism will sometimes become uncontrollable. This will become more difficult to regulate than the private monopolies under capitalism. स्टेट मोनोपोली का मतलब हो गया कि वो खुद, क्योंकि वो ही हर चीज का मालिक है, तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा हो सकता है पावर दिखाए लोगों को. जब वो खुद कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हो सकता है पावर दिखा के जितना जरूरत है उतना प्रोवाइड ना करे. दैट कैन बी अ मोनोपोली
विच कैन हैपन। तो स्टेट मोनोपोली का मतलब यही है कि उसको आप फिर फाइनली कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। बट अगर आप कैपिटलिज्म में मोनोपोली देखते हो, देन कोई आके गवर्नमेंट उस पर रेगुलेशन लगा सकता है, राइट। आज अगर मोनोपोली बोले तो अगर अगर टेलीकॉम मार्केट में सिर्फ जियो रह जाता है, और अगर वो मोनोपोली बनाने का ट्राई करे थ्रू सम फॉर्म ऑफ एनी एनी प्रैक्टिस, कुछ भी ऐसा कि मान लो वापस से अपना पैक, अपना जो भी पैक्स है उसको बहुत ही ज्यादा सस्ता कर दे, रिचार्जेस को बहुत सस्ता कर दे, इससे क्या होगा कि मैक्सिमम लोग उसकी तरफ ही चले जाएंगे, मतलब जियो में शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये चीज करने देगा नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि कंपटीशन रहना जरूरी है इन द फॉर्म ऑफ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो भी। तो दीज कंपनीज दीज आर इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है, राइट, इन इंडिया, बिकॉज इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बट इफ यू थिंक अबाउट सोशलिज्म, अगर गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइडर है और फिर अकेला वो जब प्रोवाइड कर रहा है टेलीकॉम सर्विसेज, तो हो सकता है वो या तो बहुत ही कुछ महंगा प्रोवाइड कर रहा है, या वो सही से जितना चाहिए लोगों को उतना प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मतलब लोग को जितना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, मतलब वो एक बहुत ही मोनोपोलिस्टिक यानी कंट्रोल दिखा रहा है, और सही ऑप्शन ही नहीं है, मतलब लोगों के पास मान लो अनलिमिटेड प्लान दे ही नहीं रहा है किसी को वैसा। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट मोनोपोली दैट आई हैव इन माइंड। अंडर सोशलिज्म, तो ये पॉइंट हो गया, अंडर सोशलिज्म द कंज्यूमर्स हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये पॉइंट तो मैंने ऊपर ही बोल दिया था, जो भी प्रोड्यूस हुआ वो एक्सेप्ट कर लो। नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी का कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई बोनस कुछ नहीं है, इसलिए कोई काम करेगा नहीं। दिस इज अ डिसइंसेंटिव रादर। अगर किसी को आप एक्स्ट्रा काम करने का पैसा नहीं दोगे तो सब लोग कम ही काम करेंगे, ये पता है। ये दैट इज हाउ थिंग्स वर्क इन रियल लाइफ। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकेबल, दैट इज अनदर डीमेरिट। कोई एक्सट्रीम में हो ही नहीं सकता सोशलिज्म, मतलब पूरा सोशलिस्ट। ऑफ कोर्स इतना सारा चीज आपने जब देख लिया है, तो यू कैनॉट इमेजिन अ इकोनॉमी टू रन इन अ सोशलिस्ट फ्रेमवर्क, राइट। चलो फिर अभी पूछो डीमेरिट मेरिट में कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि सोशलिज्म खत्म हो गया, फिर विल मूव टू मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या लगता है, कैपिटलिज्म बेटर है कि सोशलिज्म? हम्म। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दो। मैं पूछ रहा हूँ विच वन इज बेटर, एक इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट होना सर चाहिए या एक्चुअली मिक्स्ड सोशलिस्ट? होना चाहिए सर, मिक्स्ड, लाइक मेरे हिसाब से तो मिक्स्ड होता। मिक्स होना चाहिए। हाँ, बिकॉज सर कैपिटलिज्म में भी अपना वो है, डिसएडवांटेजेस है, और सोशलिज्म में भी काफी डिमेरिट्स है, तो सर बेस्ट बेस्ट लेके मिक्स इकोनॉमी करें। हम्म। क्या एडवांटेज है कैपिटलिज्म का? तो कैपिटलिज्म में सर एफिशिएंसी बहुत बढ़ेगा सर, एंड फिर एंड लोग सब अपना सोशलिज्म। बेस्ट देंगे, यस सर। इकोनॉमी बहुत जल्दी ग्रो करेगा। यस ठीक सर। है, लेकिन इनइक्वालिटी इज अ बिग डिमेरिट। एंड जो सोशलिज्म में प्लानिंग बहुत अच्छा होता है सर, बिकॉज गवर्नमेंट का, सेंट्रल का अच्छा। नहीं, दैट इज नॉट द बिगेस्ट मेरिट। बिगेस्ट मेरिट इज इनइक्वालिटी नहीं रहती है। हाँ। जो प्लानिंग है ना, वो सिर्फ पेपर पे सही है, बट एक्चुअली में वो होता नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इंसेंटिव है ही नहीं काम करने का। ये चीज आप ध्यान में रखना, वो मेरिट है भले ही, लेकिन वो पेपर पे है, प्रैक्टिकली वो होगा नहीं ऐसा। जो प्लान कर रहा है ना गवर्नमेंट, वो अचीव कर नहीं पाएगा। लोग काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि काम नहीं करने का कोई पनिशमेंट नहीं है, या फिर काम करने का कोई ज्यादा एप्रिसिएशन ही नहीं है। आ रहा है समझिए वो ये पॉइंट? हाँ सर। ठीक है, अब देखते हैं, सॉरी, मिक्स्ड इकोनॉमी। द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट्स एंड गवर्नमेंट्स फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। जो कि ऑफ कोर्स मार्केट एंड गवर्नमेंट दोनों का काम है यहाँ पे। मार्केट यानी सब कुछ जहाँ पे ओपन चले, यानी कैपिटलिज्म वाला चीज, प्लस ये गवर्नमेंट वाला पार्ट है सोशलिज्म, दोनों का मिक्सचर। एंड देयरफॉर इट्स अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इट्स नेचर। In a mixed economy, the aim is to develop a system that which tries to use the best feature of both the controlled economy. तो इसमें क्या करते हैं, we use the best of both the controlled economy and the market economy
while excluding the demerits of both. दोनों का खराब चीज को यूज नहीं करेंगे, अच्छा चीज को अप्लाई करेंगे अपनी इकोनॉमी में. It appreciates the advantages of private enterprise and private property. यानी ये जो सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव है, इस चीज को कंटिन्यू किया जाता है, बिकॉज यही होता है जो ड्राइव करता है सबसे ज्यादा एफिशिएंट आउटकम को. तो इसलिए इस चीज को रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल जो वास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंग्लैंड या यूएसए, ये इसीलिए हुआ था बिकॉज वहां पे ये सब प्राइवेट एंटरप्राइज, यानी मैं अगर चाहूँ कुछ भी बिजनेस करना तो अलाउड है, वैसा मना ही नहीं है. इसीलिए वहां पे लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा बिजनेसेस खोला है, बहुत अच्छा अच्छा इनोवेशन किया है, रिसर्च किया है, तब जाके वो लोग काफी आगे बढ़ पाए, बहुत जल्दी ग्रो कर पाए. At the same time, it is noticed that private property, comma, profit motive and self-interest of the market economy may not promote the interest of the community as a whole, and as such the government should remove these defects of private enterprise. तो जो डिफेक्ट था, यानी हो सकता है कभी कभी कुछ लोग को पीछे छोड़ दिया जाए बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट मोटिव. कुछ लोगों के साथ अन्याय हो सकता है, इनजस्टिस हो सकता है, उनको हो सकता है खाने को कुछ मिल ही नहीं रहा, मतलब भूखा रहना पड़ सकता है. तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उस चीज को हम लोग बाय यूजिंग हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी सोशलिज्म का जो बेटर पार्ट था उसको यूज कर सकते हैं. तो फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट मस्ट itself run the most important and selected industries and eliminate the free play of profit motive and self interest. Can you give me one example? आज जो इंडिया में कोई ऐसा चीज जो गवर्नमेंट अभी भी प्राइवेट लोगों को नहीं दिया है एंटायरली, वो खुद यूज मतलब खुद ही चला रहा है उस चीज को, कुछ ऐसा एग्जांपल दो. सर रेलवे रेलवेज. क्योंकि इसको अगर सौंप दिया ना प्राइवेट लोग को तो हो गया, फिर वही सारे वंदे भारत ही निकाल देंगे बस. हर हर रूट पे सिर्फ वंदे भारत चल रही है या फिर सिर्फ ओनली एसी ट्रेन चल रही है, बिकॉज दोज आर द वंस जहाँ पे प्रॉफिट बनेगा, राइट. बट गवर्नमेंट के होने के वजह से देर आर स्टिल ट्रेन्स विच हैव नॉर्मल कोचेस एज वेल एंड जनरल कोचेस भी रहती है, जबकि उनमें लॉस है सरकार को. अगर आप लोग कभी ये देखे हो, आईआरसीटीसी का अगर ऐप यूज करते हो, उस पर लिखा हुआ रहता है कि इंडियन रेलवेज कैन ओनली रिकवर लाइक 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल फ्रॉम अ टिकट. कहीं ऐसा लिखा हुआ रहता है. दैट मीन्स उसका जो कॉस्ट आ रहा है उसमें से सिर्फ 57% ही वो टिकट के थ्रू ले पा रहे हैं, यानी वो बहुत लॉस में जा रहे हैं. लेकिन ये जरूरी है ये लॉस, बिकॉज दैट इज हाउ कुछ समाज के कुछ वर्गों का तभी वेलफेयर हो पाएगा, वरना वो पीछे छूट जाएंगे. ट्रेन अगर चलानी बंद कर दें, लोकल ट्रेन या जो भी ये सब चीजें, तो बहुत लोग को बहुत दिक्कतें होंगी. इसलिए गवर्नमेंट का बहुत जरूरत है. तो प्राइवेट एंटरप्राइज विच has its own significance is also allowed to play a positive role in a mixed economy. However, the state imposes necessary measures to control and regulate the private sector. So there are, sorry, हाँ, स्टेट क्या करता है, कुछ कंट्रोल लगा देता है ताकि वो रेगुलेट कर पाए प्राइवेट सेक्टर को. ऐसा नहीं कि वो जो करना चाहे कर ले, ऐसा नहीं. वो कुछ रेगुलेशन इसलिए लगाता है. तो स्टेट क्या करता है, कुछ चीजों को अपने कंट्रोल में रखता है. सम सेक्टर्स, सम इंडस्ट्रीज आर सेल्फ ओन्ड, आर सम इंडस्ट्रीज, अच्छे से लिखना होगा, थोड़ा धीरे. सम इंडस्ट्रीज आर सेल्फ ओन्ड, यानी गवर्नमेंट खुद ओन करता है. एग्जाम्पल रेलवेज, जो आपने सही बोला. और एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट ये है कि इट रेगुलेट्स द प्राइवेट सेक्टर. रेगुलेट करने का क्या मतलब है, वो देखेगा हर एक चीज की. कोई एक इंसान अगर केमिकल की कोई फैक्ट्री बिठा रखा है तो उसका वेस्ट कहाँ जा रहा है, कहीं वो ऐसे ही खुलेआम नदी में तो नहीं फेंक रहा है, जिसकी वजह से पास के गांव वालों को उस पानी की वजह से दिक्कत हो रही है, बीमारियां हो रही है. क्योंकि प्रॉफिट के हिसाब से तो इजी है ना कि पाइप अपने जस्ट निकाल दो, फैक्ट्री के बाहर ही अपना गंदगी वाला पाइप निकाल के जाने दो उसको जहां जाना है. लेकिन उससे हो सकता है आसपास के गांव में दिक्कतें हो जाए, तो ये चीज रेगुलेट किया जाता है. ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है वेस्ट मैनेजमेंट का. और भी चीज होता है, लाइक एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग भी कुछ कुछ कंट्रोल्स होता है कि आप कितना एयर पोल्यूशन कर सकते हो, इसमें कंट्रोल करता है गवर्नमेंट.
बहुत सारा चीज है लाइक प्रोडक्शन ऑफ सिगरेट्स, उस पे काफी हैवी टैक्स होता है क्योंकि इट्स नॉट अ गुड कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड बट हैज टू बी देयर बिकॉज गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू साइड है उसमें काफी ज्यादा बड़ा पार्ट होता है ये सब टोबैको एंड अदर स्टफ्स, इनका काफी बड़ा पार्ट है और इन गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए चलाने के लिए चीजें, इसलिए पूरा खत्म नहीं कर सकते बट दे हैव एज हाई एज 28% टैक्सेस ऑन सिगरेट्स एंड अदर टोबैको स्टफ्स, आई थिंक 28% ही है। तो ये सारे रेगुलेशंस होते हैं, तो दो तरीके से, या तो कुछ चीज को अपने कंट्रोल में रखो या फिर अगर वो प्राइवेटली कंट्रोल्ड है तो उस पे खुद रेगुलेट करो, उस चीज को मॉनिटर करो कैसे कर रहा है वो काम, सही से कर रहा है नहीं कर रहा है वैसा। एक और जो चीज है जो आजकल लोग मतलब सरकार दूसरा को दे दिया मतलब करने को, इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, दैट इज मोस्टली इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। बहुत जगह पे सिर्फ प्राइवेट लोग कर रहे हैं, कभी कभी कुछ कुछ एरिया में सिर्फ पब्लिक रोड्स होता है, तो यानी इस जगह पे भी कंट्रोल रहता है कि क्वालिटी, तो कुछ कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं ताकि क्वालिटी भी उसी को इंश्योर करना पड़े, क्योंकि सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, मेंटेनेंस भी होता है हर रोड का, तो कंस्ट्रक्शन प्लस मेंटेनेंस ये दोनों चीज सामने वाले को सौंप देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन अगर प्राइवेटली कराते ना और मेंटेनेंस मेरे पे छोड़ दें अगर, मेरे पे यानी गवर्नमेंट, तो वो प्राइवेट वाला इंसान क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे रोड एकदम बकवास बहुत ही खराब बना देगा और मेंटेनेंस गवर्नमेंट पीछे से करते रह जाएगा। इसलिए इसको एज अ पैकेज आजकल प्राइवेट लोग को दे दिया जाता है कि आप ही बनाइए और आप ही इसको 10 साल तक मेंटेन करिए, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 ईयर्स तक आप ही इस रोड को मेंटेन करिए। तो अभी वो अगर ढंग से उसको मेंटेन का खर्चा ज्यादा ना लगे, इसलिए वो जब फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट करेगा, रोड जब बनाएगा वो ढंग से बनाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल है जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट करता है चीजों को। ठीक है, होता है ना ऐसा, टोल और ये सब देखा होगा आपने कि कहीं कहीं पे प्राइवेट बिल्डर्स लोग का नाम लिखा हुआ रहता है कि किसने वो रोड बनाया है। कभी आप अगली बार कभी टोल पे जाओ ना, किसी टोल नाके पे, तो उधर देखना कि क्या वो स्टेट कंस्ट्रक्टेड है यानी गवर्नमेंट ने बनाया है या किसी प्राइवेट ने बनाया है। तो आप देखो बहुत जगह आजकल नेशनल हाईवेज पे प्राइवेट लोग बनाते हैं, उसपे तो काफी डिटेल भी रहता है कब तक ये टोल का पैसा कौन उठा सकता है, ये सब चीज। चलो अब फीचर पे आ जाते हैं, अगर ये वाला चीज हो गया तब व्हाट आर द फीचर्स। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, ये तो ऑफ कोर्स गोज बाय द नेम, मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों जन साथ में रहता है। देयर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इसके अंदर तीन सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर, देयर इज अ पब्लिक सेक्टर, देयर इज अ कंबाइंड सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो हो गया जिसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत रेगुलेशन वो करेगा, तो उसमें पूरा प्राइवेटली ओन्ड है सब कुछ, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट भी एग्जिस्ट करता है वहां पे, पर्सनल इनिशिएटिव को जो करना है करो, वैसा है, जो इनिशिएटिव आपको लेना है, जैसे पैसा कमाना है कमाइए, सब कुछ आपका है उस टाइप से। बस प्राइवेट एंटरप्राइज को रेगुलेट किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू, ऐसा नहीं कि वो लोगों के वेलफेयर को कम नहीं करना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर मीन्स एवरीथिंग इज privately done, privately carried out, only point is government regulated। एक जगह खाली गवर्नमेंट रेगुलेट करता है चीजों को कि वो वेलफेयर के अगेंस्ट ना जाए लोगों के। फिर एक है पब्लिक सेक्टर, बैंक्स एंड ऑल, ये सारा। इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर आर नॉट प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेट अप बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। आईआर, इंडियन रेलवेज, या फिर एसबीआई, और जो भी है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो सब, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ये वेलफेयर के लिए ही है मोस्टली। एसबीआई मैंने एग्जांपल सही दिया है ना, एसबीआई एसबीआई प्राइवेटाइज थोड़ी हो गया, एसबीआई तो अभी भी गवर्नमेंट ही है ना, पब्लिक सेक्टर ही है ये। फिर और क्या एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे, बैंक्स, रेलवेज, और तो बहुत सारा चीज को आजकल
प्राइवेटाइज कर दिया, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। पब्लिक सर सेक्टर में, हॉस्पिटल, अरे हाँ, हॉस्पिटल्स, करेक्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारा ऑलमोस्ट। गवर्नमेंट स्कूल्स। हम्म, गुड, दीज आर ऑल एग्जांपल्स of public sector. Combined sector, a sector in which both the government and private enterprises have equal access and join hands to produce commodities and services. दोनों मिल के चलाते हैं, लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट सेक्टर्स। जो एग्जांपल मैंने एक दिया है, रोड वाला एग्जांपल है वो, उसमें कभी कभी मिलके भी करते हैं काम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। Mixed economy has the following merits available to capitalist and socialist economies. इकोनॉमिक फ्रीडम, ये दोनों का मिक्सचर होगा बेसिकली, विच इंश्योर्स इंसेंटिव टू वर्क, काम करने का इंसेंटिव है यहाँ पे लोगों के पास। प्राइस मैकेनिज्म है, कंपटीशन है, ताकि सबसे एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो और रिसोर्सेज का बेस्ट एलोकेशन हो पाए। कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड थ्रू कंज्यूमर सोवरेनिटी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगेन कंज्यूमर वापस किंग बन गया, वो जो मांगेगा उसके हिसाब से सारा प्रोडक्शन होगा। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इनोवेशन वाला एग्जांपल याद है ना, पेटेंट का मैंने बोला था। इनोवेशन यानी कोई अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो उसको अगर पेटेंट नहीं मिल रहा तो वो नहीं इन्वेस्ट करेगा इनोवेशन में। लेकिन अगर उसको पता है कि अगर वो कुछ अच्छा फॉर्मूला ढूंढ लिया और उसको पेटेंट करा सकते हैं, यानी वो अकेला वो दवाई बना के बेचेगा मार्केट में, तो उसके पास इंसेंटिव है कि वो रिसर्च में इन्वेस्ट करे। एनकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रिस्क लूंगा तो आई कैन ऑल्सो बिकम वेरी वेल्दी। ऐसा मैं पैसा बहुत जल्दी जल्दी कमा सकता हूँ अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ ऐसा। तो दैट इज ओनली अलाउड इन मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज। तो ये आ गया गवर्नमेंट वाला पार्ट, तो यहाँ तक था कैपिटलिज्म वाला, इसके बाद गवर्नमेंट कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे ये प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्लानिंग होने की वजह से बेटर ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाता है। जैसे थ्रू दिस बजट, बजट जो निकालता है जिसमें प्लान करते हैं ना, बजट हो गया, उसमें बताते हैं कि इस जगह सरकार पैसा खर्च करेगी, इस चीज को डेवलप करेगी, ये वो। या फिर इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में भी कुछ कुछ वो बोलता है ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये नया कुछ योजना निकाल रहे हैं, वो योजना निकाल रहे हैं। तो वो हो गया इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट, ठीक है। कंपेरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, जो गरीब है अगर बिल्कुल पैसा नहीं है उनको हेल्प किया जाएगा। एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट पार्टिसिपेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी आप वर्कर्स के साथ बहुत ज्यादा बुरा नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इट्स गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया कि ऐसा मेरे साथ बुरा किया जा रहा है एट द वर्क प्लेस, बहुत ज्यादा काम करा रहे हैं, खाना नहीं दे रहे ढंग से, ये सब अगर कुछ भी हुआ तो बहुत हेफ्टी फाइन्स होती है। मान लो किसी फैक्ट्री में लोगों को काम करा रहे हैं, वहां फैन और ये सब भी नहीं चला रहे हैं, जबकि फैन चला सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में किसी को रख के रखा हुआ है, इट्स, अगर कंप्लेन हो जाए इस चीज पे तो फाइन लगा सकते हैं वो लोग, क्योंकि देयर शुड बी सम ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स, बिकॉज इट्स backed by government. Disadvantages of cutthroat competition averted through government's legislative measures such as environment and labor regulations. कभी कभी एनवायरमेंट को हम लोग भूल जाते हैं, कैपिटलिज्म वाला अगर फ्रेमवर्क से चले कि बस प्रॉफिट कमाना है, सब कुछ भूल जाओ, जितना हो सके एनवायरमेंट को पूरा बर्बाद कर दो, लेकिन अपना प्रॉफिट को ध्यान में रखो। लेकिन वो चीज अब गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। उसको दिख रहा है कि आप अपना फैक्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए बार बार लैंड खरीद रहे हो जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो कहीं ना कहीं आपको रोक लगाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड इतना आप अगर लेते जाओगे तो वो कहीं ना कहीं स्टेट के वेलफेयर में इम्पैक्ट करेगा। या फिर आप अगर फॉरेस्ट लैंड खरीद रहे हो तो भी आजकल अलाउड नहीं है फॉरेस्ट लैंड खरीदना, ये सारी दिक्कतें आती है। तो एनवायरमेंट को आजकल काफी ज्यादा फोकस दिया जाता है। दैट्स ओनली पॉसिबल इफ देर इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑल्सो प्रेजेंट along with all this freedom of choice and etc. तो ये जो डिसएडवांटेज होता वो अब नहीं रहेगा।
सो इट कैन बी अवॉइडेड. अवर्टेड का मतलब अवॉइडेड, कैन अवॉइड. However, mixed economy is not always a golden path. ऐसा नहीं कि सब कुछ बढ़िया ही है. It can also suffer from substantial uncertainties. Uncertainties मतलब जैसा प्लान किया जाए वैसा नहीं भी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें भी तो कुछ पार्ट प्लानिंग का ही है. गवर्नमेंट प्लान करती है कुछ कुछ चीजें, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नहीं काम करे. वो क्या चीज है जो नहीं काम कर सकती है? 3 पॉइंट दिया है यहाँ पे, देख लेते हैं. Mixed economy sometimes is characterized by excessive controls by the state, resulting in reduced incentives and constrained growth of the private sector. तो कभी कभी हो सकता है ज्यादा ही कंट्रोल लगा दे, जैसे हाई टैक्सेशन होता है ना. बहुत लोग, अगर आपने देखा होगा, द सैलरीड क्लास ऑफ इंडिया, सैलरीड पर्सन्स, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द डायरेक्ट टैक्सेस दैट वी हैव, है ना. 30% तक टैक्स ले लेते हैं लोग. ये जो स्लैब है, कुछ दो रिजीम होता है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, सुना होगा ना आपने इसके बारे में. तो कभी कभी क्या होता है कि सैलरीड पर्सन को काफी सॉर्ट ऑफ, मतलब इस चीज से वो खुश नहीं रहते कि टैक्सेस हमारे कंट्री में इतना ज्यादा है. क्योंकि अगर आप सोचो, एक बार यहाँ टैक्स दे दिया, 100 रुपया मैंने कमाया, ठीक है, 100 में से मान लो मुझे आफ्टर टैक्स 80 ही मिलता है. उस 80 रुपए का भी जब मैं सामान खरीदने जाता हूँ तो भी तो उस पर जीएसटी है, हर चीज पे, वो भी मुझे पे करना पड़ता है. तो यानी कितना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है एज अ कॉमन सैलरीड पर्सन से. तो दिस इज वन डीमेरिट दैट वी हैव, है ना. ये चीज आप लोगों को पता है क्या थोड़ी बहुत, कि काफी ज्यादा टैक्स लिया जाता है, ऐसे वर्क करती है चीजें. 100 रुपया कमाते हो ना अगर, तो 80 मिलेगा आपको. अगर हाँ आप, सर 20। नहीं नहीं 20 नहीं, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, मतलब वो कैलकुलेशन होती है जैसे कि, वो इनकम लेवल बढ़ता है लाइक 20 पे 30 वैसे कुछ। हाँ, तो पहले 5% होता है, फिर 10% हो जाता है, नहीं फिर 20% होता है, फिर 30 है सीधा 5 के और इसके बीच में. ये मैं ओल्ड रेजिम का बता रहा हूँ. और न्यू वाले में शायद ऐसा है, 5 भी है, 7.5 भी है, 10 भी है, फिर कुछ ऐसा है, आई डोंट नो. नहीं शायद 7.5 नहीं है, 5, 10, 15 ऐसा करके जाता है, हाँ. तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा कुछ ऐसा है. तो अलग अलग तरीके से टैक्स लगाया जाता है. बट पॉइंट ये था कि कभी कभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगा देती है. तो जो इंसेंटिव्स वाले हम लोग बात कर रहे थे ना, कि सबको इंसेंटिव है कि खूब मेहनत करो ये वो, कभी कभी वो लोगों को हो सकता है कम मन करे इस चीज का, क्योंकि इतना टैक्स ले लेगा, ये है वो है. लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड देन करप्शन एटसेट्रा. तो हो सकता है कि मैं परमिशन लेने गया कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में सेटअप करूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट है, तो यानी मुझे कुछ कुछ चीजों की हो सकती है परमिशन लेनी पड़े. बट उधर इतना करप्शन है कि मुझे नहीं दिया जा रहा है, बट किसी और को दिया जा रहा है सेम चीज की परमिशन, जबकि हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं है, जस्ट दैट उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया होगा उनके लिए. समझ रहे हो ना, मतलब कुछ हेल्प इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, पेमेंट्स इन काइंड, ऐसा. तो ये सारी दिक्कतें तो रहती है. फिर डिलेज इन इकोनॉमिक डिसीजंस एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर. बोला तो था कि ब्रिज बना देगा, ब्रिज बनने में बहुत टाइम लग गया. बोला कि 2024 तक ब्रिज बन जाएगा, लेकिन देख रहे हो कि 2026 तक ब्रिज बना ही नहीं है. तो these are all inefficiencies from the public sector. Public sector is not the best. फिर moreover it is very difficult to maintain a proper balance between the public and private sectors. Of course difficult है. ये एक जेनरिक सा पॉइंट है, इसमें एग्जांपल जैसा कुछ नहीं देख पा रहा हूं मैं. इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रांग गवर्नमेंट initiatives, the private sector is likely to grow disproportionately. अगर मोस्ट जगह पे गवर्नमेंट ही खुद इनिशिएटिव ले लेगी, तो उस जगह फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई ना. अब मान लो मुझे दिख रहा था कि एक पर्टिकुलर एरिया में पैसा लगाया जा सकता है, वहां पे इम्प्रूव, बहुत स्कोप है पैसा कमाने की, लेकिन उस जगह अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर दिया तो क्या फायदा, मतलब फिर तो वो सारा बेनिफिट गवर्नमेंट को चला जाएगा. तो देन दैट मीन्स वो जो बेनिफिट्स है, इट कैन कम टू द प्राइवेट सेक्टर डिस्प्रोपोर्शनेटली, यानी जितना आना चाहिए उससे कम आएगा. द गवर्नमेंट वुड देन रिजेंबल कैपिटलिज्म विद ऑल इट्स डिसएडवांटेजेस. क्योंकि गवर्नमेंट फिर एक कैपिटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अगर जहां उसको नहीं जाना चाहिए तो वहां
नहीं ही जाना चाहिए, समझ रहे हो मतलब। मान लो कोई एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है बट वो बाद में आना चाह रहा है जबरदस्ती का। फॉर एग्जाम्पल अभी हाउसिंग, फ्लैट्स बनाते हैं ना, तो हाउसिंग के अंदर भी आई थिंक कहीं कहीं पे गवर्नमेंट घुस रही है, मतलब दे कंस्ट्रक्ट एन एंटायर सोसाइटी एंड देन दे गिव द फ्लैट्स टू पीपल, ऐसा। तो ऐसा कुछ होता है कि मान लो कहीं पे स्लम है, उस स्लम में बहुत सारे छोटे छोटे घर है, तो देर आर मल्टीपल ओनर्स। वो पूरा जो जमीन होगा वो पूरा खरीद के यहाँ पे एक बिल्डिंग बना देंगे। उस बिल्डिंग में फिर इन सारे स्लम ओनर्स जो छोटे छोटे वाले, उनको एक एक फ्लैट दिया जाएगा। तो ये सब काम में भी गवर्नमेंट कभी कभी घुस जाती है, लाइक पब्लिक सेक्टर, सो टू से। लाइक देयर इज दिस डेवलपमेंट अथॉरिटी, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, ऐसा कुछ है। महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि कभी कभी ये गवर्नमेंट के तरफ से भी हाउसेस बनाए जाते हैं, मतलब दीज बिल्डर जो बोलते हैं ना, बिल्डर बिल्डर जनरली प्राइवेट लोगों को बोलते हैं, बट कहीं कहीं पे गवर्नमेंट भी इस चीज में घुस रहा है। तो अब गवर्नमेंट अगर आ जाएगा उस जगह पे तो प्राइवेट लोग का तो खत्म हो गया ना फिर, क्योंकि प्राइवेट लोग को भी तो वो काम की चीज लग रही थी कि इस जगह में हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, लोगों को फ्लैट बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। बट अब वो चीज नहीं हो पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट घुस गया है उस चीज में। समझ आया क्या बोल रहे हैं इसमें? उस चक्कर में फिर प्राइवेट सेक्टर को कम पैसा मिलेगा, मतलब जितना वो सोचा था उतना वो पैसा कमा नहीं पाएगा। दैट इज इट अबाउट दिस चैप्टर, सो यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट दिस थ्री थिंग्स। ये अभी नहीं, मतलब हमेशा काम आने वाली चीज है ये। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वे ऑफ टीचिंग, जहाँ पे मैं मोस्टली रीड कर रहा हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। ये फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट 1 एंड 2 के लिए ऐसा है। गोइंग अहेड, दिस इज द, you will start having lengthier chapters of the form of this, जैसे ये थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आप इसमें देखोगे कि देर आर मोर नंबर ऑफ पेजेस, 49 या 47 पेजेस तक है। तो इसमें आई विल नॉट गो लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो अब इसमें थिंग्स वुड बी, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू कैसे चलेगी ये चीजें। बीच का ऐसा नहीं है कि पढ़ना ही नहीं है, आई लीव इट टू यू टू स्टडी एंड देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं जितना पढ़ाऊंगा दैट इज इनफ, बट अगर आपको और भी सीखना है जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज, आई वुड रिकमेंड आफ्टर एवरी क्लास प्लीज गो एंड रीड। तो अभी अगर जैसे मान लो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, नया चैप्टर है, द लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये कंज्यूमर साइड हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें अगर आप देखोगे कि अब मैं ओवरव्यू टाइप का दूंगा हर चीज को, मान लो ये बॉक्स मैंने रीड करके समझा दिया, फिर मैं ये सब नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, ये ऑल दिस इज जस्ट सम स्टोरी दैट आई वुड लाइक यू टू रीड, बट इसका जो जिस्ट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे मैं ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आई विल नॉट गो टू द डिटेल ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन, ठीक है। फिर व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, तो अब इस पॉइंट को पढ़ा, फिर इसके अंदर ज्यादा डिटेल में मैं आपको बस एक बता दूंगा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी पे कैसे डिपेंड करता है, दैट्स इट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इनफ है। बट अगर आप अच्छी से सीखना चाहते हो कि इकोनॉमिक्स क्या है थोड़ा और डिटेल में, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव स्टूडेंट्स हु गो एंड रीड एंड देन आस्क मी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई विल नॉट बी रीडिंग लाइन बाय लाइन आपसे। डिस्पोजेबल इनकम सीधा ये देखा तो मुझे पता है कि क्या बोल रहे हैं लोग, तो मैं सीधा आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि हाउ डज डिमांड डिपेंड ऑन द डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब मेरे पास जितना पैसा है उस पर कैसे डिमांड डिपेंड करेगा। डिमांड बढ़ेगा, अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो डिमांड बढ़ेगा, दैट्स द कॉन्सेप्ट, खत्म। है ना, इंसान के पास अगर पैसा ज्यादा हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो व्हाट डिटरमाइंस डिमांड में, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट कि मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कितना है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैं डिमांड करूंगा। फिर ये बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इस पे डिमांड कैसे डिपेंड करेगी। आज मैं अगर चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी, इन दोनों पे देखने जाऊं कि डिमांड ऑफ टी कितना है, तो अगर अचानक से किसी दिन कॉफी का प्राइस बढ़ता है, सॉरी, तो क्या होगा, डिमांड टी का बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा ना, क्योंकि लोग कॉफी पीना छोड़ देंगे और कुछ लोग टी में शिफ्ट कर जाएंगे। तो इस टाइप की चीज, बस आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल एंड देन डन। फिर प्राइस ऑफ कमोडिटी, कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो इंसान कम डिमांड करेगा,
राइट? इस टाइप से एक जिस्ट देते देते मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना समझाना इज इनफ। एक एक लाइंस में नहीं जाना मुझे। मैं अभी इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत ही बेसिक्स था। ठीक है। फिर जैसे ये डिमांड का इक्वेशन है, ये सीधा समझाऊंगा। फिर लॉ ऑफ डिमांड में एक इंपॉर्टेंट जो भी लॉ जो बोलता है वो समझाऊंगा। इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो आप लोग में प्लीज, मैं देख रहा हूँ आप लोग जो भी है ऑलमोस्ट रेगुलरली आ रहे हैं, तो हर दिन क्लास के बाद थोड़ा सा रीड करना जरूर। ठीक है, यही बोल रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि जब क्लास हो जाए तो एक बार घर जाके रीड करो और फिर मुझसे क्वेश्चन पूछना। अभी के लिए तो इतना ही है। मतलब अभी नया चैप्टर 5 मिनट के लिए नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं।